हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे कि भारत कैसे अपने कोयला की निर्भरता को कम कर सकता है। वर्तमान में विश्व और भारत की इसको लेके क्या दृष्टिकोण है, भारत की क्या चुनौतियां हैं, भारत इनके लिए क्या कार्य योजनाएं बना रहा है और वैश्विक रूप से क्या दबाव पड़ते हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं सारे। इन सबको हम आज इस ऑडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये आज का ऑडियो लेक्चर नहीं है। ये मतलब कई फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट और मतलब सुझावों के बाद ये मैंने आज इसको पीपीटी फॉर्म में तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नया कलेवर पसंद आएगा और आप इसको और प्यार देंगे। इसमें मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, पॉइंट के माध्यम से इसको बताया है स्लाइड्स के माध्यम से। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इसमें। इसको मतलब आपके लिए ये एक तरीके से रिटन नोट्स है, इसको देख के आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था, तो इसमें कई कई देशों के द्वारा ये संकल्प लिया गया था कि हम अपने कोयला की निर्भरता को कम करेंगे और इसके उपयोग को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। लेकिन उसी बीच में रूस और यूक्रेन युद्ध प्रारंभ हो जाता है और संपूर्ण विश्व में लगभग जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम और इन सब की उपलब्धता, परंपरागत ऊर्जा की उपलब्धता जो साधन है उनकी कमी हो जाती है, ठीक। और जिससे उपयोग कोयले का और अधिक बढ़ जाता है, ठीक। फिर COP27 में भारत ने कई सारे प्रस्ताव रखे। उसमें उनका कहना था कि कोयले के साथ साथ हम जो जीवाश्म ईंधन प्रयोग करते हैं, जैसे तेल, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, इनका सबका हम मतलब चरणबद्ध तरीके से कम करें। और इसके पीछे भारत ने अपने कुछ तर्क दिए थे, क्योंकि उनका कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्राकृतिक गैस और तेल भी उतना ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जितना कि कोयला। हालांकि कोयला में दहन की मात्रा और इन सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस और तेल ये सब पीछे नहीं है। और कभी कभी होता है ना कि भारत को ही केवल फ्रेम किया जाता है कि भारत बहुत कोयले का उत्पादन, उस कोयले के से ऊर्जा उत्पादित करता है, कोयले आधारित संयंत्र स्थापित करता है, तो वो फ्रेम किया जाता है। तो ये हालांकि ये अन्यायपूर्ण है। फिर भारत ने भी इसको लेके अपने बचाव में और वैश्विक परिदृश्य के रूप में कुछ तर्क दिए हैं। जैसे उनका मानना है कि जो दुनिया के अमीर देश हैं और विकसित देश हैं, उनमें जो विकासशील देश हैं उनमें जो जीवाश्म ईंधन और कोयले पे निर्भरता है उनको लेके कम करने के लिए उनका सहयोग करना चाहिए। उनको आधुनिक पद्धति से रूबरू कराना चाहिए। हाइड्रोजन ईंधन और परंपरागत ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उनके स्रोत के रूप में उनको उपलब्ध कराना चाहिए, उनको रिलेटेड उनको ज्ञान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया, ठीक। बस वो दूसरों पे दोष मढ़ते रहे हैं, ठीक। और भारत में भी मतलब अमेरिका जो है वो प्राकृतिक गैस और तेल का इतना बड़ा मतलब खुद उपयोग करता है उनका, और भारत से कहीं ज़्यादा करता है। लेकिन फिर भी वो भारत को कहीं ना कहीं फ्रेम करने की कोशिश करता है। तो ये दोष जो हैं हालांकि वैश्विक पटल पे ठीक नहीं है, ठीक। और भारत खुद ही मतलब भारत कोई नादान तो है नहीं, वो खुद ही अपने, क्योंकि उसको भी कम लागत में और उनको भी पता है कि ये स्रोत एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो भारत भी लगातार इन मतलब क्षेत्र में प्रयास करता रहता है कि जीवाश्म ईंधन और कोयले के विकल्प तलाशने के लिए उसने बहुत सारी योजनाएं शुरू की। जैसे मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स, ओटेक एनर्जी, पवन ऊर्जा, ठीक। इन सब में उसने काफ़ी निवेश किया है। लेकिन भारत जो है इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में तुरंत ही चीज़ें नहीं फॉलो अप हो पाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, चुनौतियां रहती हैं क्षेत्रों के हिसाब से। और उनकी भू राजनैतिक बाधाएं हैं, गर्मियां काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, आर्थिक स्तर भी लोगों का धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों का पलायन शहरों की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक। और इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है और लोगों के रोज़गार और इन सब में
ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, और जब ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तो कोयला आधारित संरक्षण मतलब कोयला आधारित जो संयंत्र हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक। फिर भारत का लगभग जो 85% कोयला है वो मध्य और पूर्वी राज्यों में, जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, इन सब जगहों से आता है। ठीक। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, और ये राज्य अपेक्षाकृत लगभग कह सकते हैं कि गरीब हैं, और इनकी आजीविका, जो यहाँ के लोग हैं, इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कोयला खदान और खनन है। ठीक। वहीं से लोग मतलब अपने जीवन यापन करते हैं। और जबकि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका मुख्य संकेंद्रण दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में है। ये कह सकते हैं जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें सब में मतलब देखिए आप नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ओटेक एनर्जी, इन सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इन क्षेत्रों में होता है, और ये राज्य अपेक्षाकृत समृद्ध भी हैं। तो ये जो बैलेंसिंग है ये हमें बनाने की ज़रूरत है। ठीक। भारत को कोयले पर निर्भरता कम करने के साथ साथ जो एक बड़ी संख्या में लोग इस रोजगार से संबद्ध हैं, उनके लिए रोजगार के नए विकल्प तलाशने की ज़रूरत, तभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ला सकते हैं। ठीक। हम हमारे जो हैं वर्ग संघर्ष नहीं होंगे, आय में समानता आएगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। और दूसरी ओर कोयला जो खनन है उससे आए दिन मतलब मौतें होती हैं, गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। खनन के चलते जो भूकंप आते हैं, जिन्हें नियत भूकंप कहते हैं, इन सब की घटनाएं घटित होती हैं। प्रदूषण और इस पे पर्यावरण पे होने वाली क्षतियाँ, ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे वर्तमान परिवेश को निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक। और इसके चलते भारत जो है स्वयं ही अपने तरीकों से कटौती करना चाहता है, और उसकी योजनाएं और रणनीतियां भी इसकी ओर संकेत करती हैं, लेकिन किसी के दबाव में उसे स्वीकार नहीं, कि वैश्विक पटल से दबाव पड़ रहा है लगातार कि आप ये नहीं ये करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। सहयोग ज़रूरी है, लेकिन आप किसी से दबाव में आकर काम नहीं करवा सकते हैं। स्वेच्छा से, सहयोग से काम बहुत आसानी से करवाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक। वही भारत भी अपनाता है। भारत को दखल अंदाजी ना किसी में करना पसंद है, ना कोई उसमें करे तो वो पसंद है। ठीक। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स हैं। फिर ये कह सकते हैं कि इस वर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के रिकॉर्ड स्तर पर तक पहुंचने की आशंका है, क्योंकि लगातार युद्ध हो रहा है, उनमें उत्सर्जन हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं। ठीक। तो कहीं ना कहीं इनमें सब में एक सामंजस्य स्थापित करना होगा, और भारत की वर्तमान स्थितियों में भले ही हमारी कोयला पर निर्भरता कम ना हो। ठीक। अभी जिस हिसाब से, क्योंकि भारत विकासशील स्टेज में है, तो हम अभी तुरंत किसी चीज़ को एक लेके रैंडम डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी को डायरेक्ट कम करने, लेकिन 2040 तक इसे चरणबद्ध तरीके से कम कम से कम स्तर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, कि मतलब हम धीरे 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 करके इसको अपने मतलब मेन स्ट्रीम से आउट कर देंगे। और इसके लिए भारत मतलब बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और पीएम प्रणाम, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बात भी की थी इन सब चीज़ों को लेके। तभी जो भारत है उसका लक्ष्य है जो 2070 तक अपने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का, उसको स्वयं को सक्षम बना सकेगा, और वैश्विक दबाव से मुक्त होकर अपनी बहुआयामी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देकर उभारेगा। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद करते हैं कि मतलब आपको ये स्लाइड्स वाला ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।